हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है ये मोशंस ऑफ द अर्थ, या फिर आप कह सकते हो चेंजिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको अच्छे से समझने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही देखिए, आप देखेंगे कि साथ साथ जितना भी कंटेंट है वो पॉइंट्स में आपको मिलेगा, हाईलाइटेड है, और नोट्स की हेल्प से मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। और नोट्स से जब हम समझते हैं ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हर सारे पॉइंट्स जो हैं, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जहाँ बनते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस तरह की और वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, वहाँ भी आपको क्लास वाइज सारे चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाली हूँ कि सोशल स्टडी के साथ साथ एक मैंने न्यू चैनल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको साइंस का पूरा जो कंटेंट है, और ये मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास 5 से लेके 8 तक। तो क्लास 5 से लेके 8 तक जो है आपको साइंस के चैप्टर्स की सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे जो मुझे हैं, आप लोग सब मुझे बोल रहे थे कि कमेंट में भी आ रहा था कि आप ये साइंस भी प्रोवाइड करिए और साइंस के ये वाले चैप्टर्स आपको चाहिए। तो फाइनली मैंने इसके लिए स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो हेडिंग है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप जब ओवरऑल चैप्टर देखेंगे कि चैप्टर का कंटेंट क्या है, तो बेसिकली जब तक आप हेडिंग समझो लोगे ना एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो। तो वो मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उससे भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट जब आप नाम देखिए, नाम है चैप्टर का मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट करना। ठीक है, कोई चीज़ अगर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। तो अर्थ किस तरह से क्या वो मूव करता है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो इट मीन्स अगर मोशंस ऑफ द अर्थ है, तो इसका मतलब कि अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है उसमें। तो उसी मूवमेंट के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में पहले ये चीज़ लिखी गई है कि जो एंशियंट पीपल थे, यानी आज के समय से नहीं, जैसे हम लोग भी कभी कभी बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एक जगह बैठते हैं और फिर कहीं हम ट्रेन से या बस से ट्रैवल करके कहीं जाते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सन है, मून है, वो हमें लगता है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमारे साथ साथ वो चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, तो इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ही ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हर कोई करता है। ठीक है, तो एंशियंट पीपल मतलब पुराने ज़माने से लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और उनका मानना था कि सन भी मूव करता है, मून के भी मूवमेंट होते हैं, और जो भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं स्काई में, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो है मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात को समझा गया। उसके बाद क्या बिलीव होने लगा कि लोग जो थे वो बिलीव करने लगे। देखिए, सेकंड पॉइंट है और हाईलाइटेड वर्ड है कि अर्थ वॉज स्टेशनरी। ठीक है, कि लोगों का मानना था कि अर्थ जो है वो मूवमेंट नहीं करता, वो स्टेशनरी है, यानी वो एक जगह पे है। एंड जो अदर हेवनली बॉडीज़ हैं वो इसके चारों तरफ घूमती हैं, यानी अर्थ जो है आपका वो स्टेशनरी है, वो कहीं मूवमेंट नहीं करता। बट जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ हैं, जो हेवन में पाई जाती हैं, जो दूसरी बॉडीज़ हैं, वो मूवमेंट करते हैं इसके चारों तरफ। चलिए, यहाँ तक हुआ कि लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग होती है, तो उनका ऐसा मानना था। इसके बाद देखिए, एक पॉलिश यानी पोलैंड का एस्ट्रोनॉमर था, तो निकोलस कॉपरनिकस, तो 16वीं सेंचुरी में, तो उसने क्या बताया, वो पहला पर्सन था जिसने बताया कि अर्थ जो है वो ऐसा आपको लगता है कि अपीयर करता है कि वो स्टेशनरी है, बट वास्तव में कहा जाता है कि वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, लगता है, ठीक है, लगता है कि वो स्टेशनरी है, तो ये चीज़ उन्होंने कही, बट आप वास्तव में देखोगे तो जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो मूवमेंट करता है। अच्छा, अर्थ के अब जो मूवमेंट की बात आई, मोशन की बात आई, तो ये दो तरह के मोशंस होते हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइटेड किया 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। अर्थ के जो मोशंस हैं वो 2 टाइप्स के हैं। तो ये क्या हैं, कौन से हैं ये? तो जो मूवमेंट है अर्थ की, जो अर्थ मूव करता है अपनी खुद की एक्सिस पे, जब ये मूव करती है अर्थ, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा कि अर्थ जब अपनी खुद की एक्सिस पे मूवमेंट करती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन। और जब ये मूवमेंट होता है अर्थ का सन के चारों तरफ, ठीक है, सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो फिर से याद रखिएगा, एक्सिस मतलब धुरी, कि अपने एक सेंट्रल पॉइंट पे, धुरी पे जब अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब आते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले जानेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है। तो पहली बात देखिए, हमने क्लियर कर ली कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है, यानी घूमता है। अच्छा, अर्थ जो है जो घूमती है, अपने रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे, ये किस डायरेक्शन में करती है?
तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। पहली बात आपके मोमेंट पूछे जाएंगे, 2 टाइप्स ऑफ मोशन पूछे जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है। उसके बाद आपसे ये FIB के उसमें भी पूछ सकते हैं कि एक्सिस पे घूमेगी अर्थ तो वो वाला मोमेंट कौन सा है, या फिर जब सन के चारों तरफ घूमेगी तो वो वाला मोमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर आएगा कि जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे तो ये किस डायरेक्शन में करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट करती है या ईस्ट टू वेस्ट करती है। तो याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, कि जो अर्थ है जो रोटेट करती है जब अपने एक्सिस पे तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अच्छा, अब क्या है, एक्सिस क्या है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है जो मैंने बोला आपको धुरी है, पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है ये इमेजिनरी लाइन है विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, यानी जो अर्थ है उसके सेंटर से अगर कोई लाइन जो गुजरी है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, काल्पनिक लाइन है जो एक गुजरती है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। जैसे आपने पेंसिल देखी होगी तो पेंसिल की जो लीड है वो भी एक सेंट्रल पॉइंट है, एकदम सेंटर से होके निकलती है पेंसिल के। तो इसी तरह के तरीके से अर्थ के भी एक सेंटर पॉइंट है एक्सिस, जो एक इमेजिनरी लाइन है जो वहाँ से निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस। अच्छा, जो एक्सिस है इज़ नॉट वर्टिकल। ठीक है, एक्सिस जो है वो वर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है कि इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अगर आप इंक्लाइन देखोगे जो ये एक्सिस वाली जो लाइन है तो ये अर्थ के ऑर्बिट में या आप अर्थ देखोगे थोड़ा सा झुका हुआ आपको दिखेगा। इंक्लाइन मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये कितने डिग्री पे थोड़ा सा आपको झुका हुआ दिखेगा, तो अर्थ जो है आपका 66.5 डिग्री जो है थोड़ा सा आपको झुका दिखेगा। तो दिस इज़ नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, और इसी को बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है अर्थ की एक्सिस से आप सेंट्रल पॉइंट देखो तो आपको लगेगा कि जो अर्थ है एक तरफ थोड़ा झुका सा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी 66.5 डिग्री को आप बोलोगे इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अच्छा, इसके बाद देखिए जो इंक्लिनेशन है यानी ये जो झुकाव है ये हमेशा एक सेम डायरेक्शन में ही अर्थ का जो झुकाव है वो रहता है, और ये रहता है पोल स्टार जो है ना ध्रुव तारा, उसके सेम डायरेक्शन में ये झुकाव आपको मिलेगा, इंक्लिनेशन मिलेगा। अर्थ को देखिए पूरा का पूरा एक डे लगता है, यानी 24 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स मिलके एक डे बनाते हैं। तो अगर उसे अपने 1 रोटेशन जो कंप्लीट करना होता है अपने एक्सिस पे जब वो गोल गोल घूमती है तो इसको 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 1 डे कंप्लीट करती है। रोटेशन जो है रोटेशन इज कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और जो ये रोटेशन है वो अर्थ का डेली मोशन है। तो इसके डिफरेंट नेम से भी आपसे पूछा जा सकता है, और पर्टिकुलर कितना टाइम लगता है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या है, इंक्लाइंड एंगल कौन सा है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट है कि सर्कमफरेंस देखा जाए अर्थ का, जो इक्वेटर पे सर्कमफरेंस कितना है अर्थ का, तो ये है कुल मिला के 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है जो ये सेम चीज़ है कि इतने पूरे डिस्टेंस को कवर करने में अर्थ को 24 आवर्स लग जाते हैं। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन, ये जो रोटेशन के मूवमेंट है अर्थ की, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, इसका क्या रिजल्ट क्या होता है। इफेक्ट मतलब क्या रिजल्ट होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं। तो इसके परिणाम ये होते हैं कि इट कॉजेज डेज और नाइट, कि जो दिन और रात आप देखते हो तो ये इसी वजह से होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। इसके बाद इट मेक्स अस फील दैट द सन, द मून एंड द हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इस वजह से हमें लगता है कि जो सन है, मून है और हेवनली बॉडीज़ हैं वो मूव कर रहे होते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा सन जो है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो यही चीज़ क्योंकि हमारा डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, इस वजह से हमें लगता है कि सन और मून और हेवनली बॉडीज़ जो मूव करती हैं तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ अर्थ का डायरेक्शन याद रखिए, उसके जस्ट अपोजिट जब आपसे सन का और मून का या अदर हेवनली बॉडीज़ का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप जस्ट अर्थ के अपोजिट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए कंसेप्ट जो है डायरेक्शन का, जो बेस्ड है सनराइज और सनसेट पे, वो भी हमें रोटेशन की वजह से पता चलता है। इसके अलावा जो पूरा डे का 24 आवर्स जो एक दिन बनाता है 24 आवर्स, वो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो पहली बात कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, और जिसकी वजह से जो डे है तो डे की लेंथ कितनी होती है और नाइट की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, यानी कितने घंटे की आपका डे होता है, कितने घंटे का नाइट होती है, तो वो चीज़ें यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमें सन के बारे में ये पता है कि सन जो है एक मेन सोर्स है हीट और लाइट का अर्थ में अगर आप हो तो आपके लिए बिल्कुल एक सन जो है आपको हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो एक अच्छा सोर्स है। सेकेंड बात जो है देखिए अर्थ की जो शेप है वो स्पेरिकल है। इसके बाद देखिए जो इसका हाफ ऑफ इट्स लाइट, देखिए हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, जब आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करना चाहो तो आप बस हाईलाइटेड वर्ड्स देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है पूरा का पूरा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1/2 जो इसकी इट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, तो जब आप स्पेरिकल शेप देखोगे अर्थ की तो
आधे टाइम पे अगर हाफ जब सन की जब रेस पड़ती हैं, जब लाइट पड़ती है, तो वो आधी ही अर्थ पे पड़ती है, पूरे अर्थ पे नहीं पड़ती। यानी अगर आप एक बॉल ले लो और अंधेरे में टॉर्च की हेल्प से आप देखो, तो आप देखोगे टॉर्च जब आप जलाओगे तो उस बॉल के सिर्फ आधे पोर्शन पे ही लाइट पड़ेगी, आधा जो पोर्शन है, जो हाफ पोर्शन है, वो डार्क ही रहेगा। इसी तरीके से तो ये चीज़ जो है जहाँ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज़ एन इमेजनरी लाइन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक इमेजनरी लाइन है जो सेपरेट कर रही है लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। तो बेसिकली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? ये एक इमेजनरी लाइन है जो सेपरेट कर रही है आपके जो लाइट पार्ट है अर्थ का, उसको डार्क वन से, ठीक है। जैसे अगर बेसिकली मैं बोलूँ, अगर आप एक शीट लो, उसमें मैं आपको बोलूँ कि आप कलर करिए, एक तरफ मुझे दिखाइए डे और एक तरफ दिखाइए नाइट। तो आप जब शीट पे ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे तो आप एक तरफ बनाओगे बहुत ज़्यादा आप लाइट दिखाओगे, ठीक है, और एक तरफ जब नाइट का सीन आप बनाओगे तो आप बिल्कुल डार्कनेस दिखाओगे, अंधेरा दिखाओगे। तो एक ही शीट में जब आप दोनों चीज़ें दिखाओगे तो बीच में आप एक लाइन तो ज़रूर ड्रॉ करोगे, और ये एक इमेजनरी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी जो आप बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं कर रहे, बट वो अपने आप ही हाईलाइट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ आप डे का सीन दिखा रहे हो, एक तरफ नाइट का सीन दिखा रहे हो, तो बीच का जो ये डिवीजन वाली लाइन है वो उन दोनों चीज़ों को डिफरेंस कर रही है, उसको सेपरेट कर रही है। तो याद रखिएगा, जो ये लाइन आपने एक तरह से अपने आप ही बन गई वो, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इससे पहले अभी तक जितना हमने पढ़ा वो रोटेशन के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको सारे जितने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे। अब आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी यहाँ बात हो रही है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो अब हम नोटिस करेंगे कि जो लेंथ ऑफ डेज होती है और जो नाइट्स होती हैं वो सेम नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरे साल आप देखोगे तो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जैसे आपने विंटर्स में देखा होगा कि दिन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना। जब आप अगर स्कूल से आते हैं तो बहुत टाइम जल्दी बीत जाता है। आप ट्यूशन से जब वापस आते हो, अगर आप ट्यूशन वगैरह जाते हो या खेलने कहीं जाते हो तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, यानी उस टाइम दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती हैं। समर में आप देखोगे तो ये कॉमन चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं एकदम पढ़ना पड़ेगा, नहीं, प्रैक्टिकली आप देखो तो आपने बहुत ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। और आप समर में देखो तो दिन बहुत लंबा होता है, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक अंधेरा नहीं होता, यानी दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पूरे साल आप देखोगे तो ये चीज़ें सेम नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो यही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। आज ये वेरिएशन क्यों होता है इतना? तो ये वेरिएशन होता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी आपको याद है ना, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जो अर्थ की एक्सिस है वो एक तरफ झुकी हुई है, इसकी वजह से। तो ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है रिमेन्स अ लाइन टूवर्ड्स द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग द हाफ। तो इसका मतलब, क्योंकि ये जो इंक्लिनेशन वाली लाइन है वो अर्थ को एक नॉर्थन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांट देती है। जैसे आपने इक्वेटर के बारे में पढ़ा होगा कि इक्वेटर जो है वो पूरे के पूरे अर्थ को जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांट देता है। तो इसी की वजह से जो इंक्लिनेशन की लाइन है, एक्सिस वाली लाइन है अर्थ की, इसी वजह से जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है आधा साल आप कह सकते हो, हाफ ऑफ द ईयर उसको सनलाइट मिलती है, और बाकी जो हाफ एन ईयर है उसमें सदर्न हेमिस्फेयर को लाइट मिलती है। अच्छा, लार्जर पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर रिसीव सनलाइट, और अगर कंपेयर किया जाए तो कौन से पार्ट को ज़्यादा मिलती है, तो यह है सदर्न हेमिस्फेयर जिसको ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है। दिस रिजल्ट, इसी की वजह से यहाँ पे लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। अच्छा, जब आप ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर इसी टाइम में अगर आप नॉर्थन हेमिस्फेयर में जाओगे, जब लाइट वहाँ पड़ रही होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी कि सन की लाइट आधे हाफ एन ईयर में नॉर्थन हेमिस्फेयर में पड़ती है और हाफ एन जो साल होता है आधा, उसमें सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है लाइट। तो इसी वजह से सेम चीज़ वही है कि जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहाँ पे लॉन्गर डेज होंगे और रातें छोटी होंगी। और इसी तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इंडिया में जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ में वहाँ पे रात होती है, और जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको समझना है यहाँ। इसके बाद आप थ्रू आउट द ईयर देखोगे, पूरे साल आप देखोगे तो जो लेंथ ऑफ डेज और नाइट्स हैं वो इक्वेटर पे तो इक्वल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे हमेशा ही सन रेज जो होती हैं, लाइट्स वो ज़्यादा पड़ती हैं, इस वजह से वहाँ पे लेंथ ऑफ डेज और नाइट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब 12 आवर्स ईच, क्योंकि टोटल 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो आप जब डे और नाइट आप करोगे तो वो होता है आपका 12 घंटे रात हो गई या 12 घंटे दिन हो गया, तो ये 12 आवर्स ईच है। इसके बाद देखिए जो अर्थ है वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जब वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे
और उसके साथ ही साथ जो ये बात आपको बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि ऐसा नहीं है कि जब वो एक रोटेशन मूवमेंट जब कर रही है तो वो रेवोल्यूशन मूवमेंट नहीं करती, या फिर जब वो रेवोल्यूशन मूवमेंट कर रही है तो वो रोटेट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों चीज़ें एक साथ करती है। तो आप कह सकते हो कि किस तरह से वो मल्टीटास्किंग कर रही है अर्थ, कि अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते वो साथ ही साथ वो रेवोल्यूशन भी कर रही है, यानी रिवॉल्व, यानी चारों तरफ सन के अपने आप भी घूम रही है, खुद भी अपने एक्सिस पे घूम रही है, और उसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है, यानी वो रोटेशन का मूवमेंट भी कर रही है और साथ ही वो रेवोल्यूशन का मूवमेंट भी कर रही है। तो इसी को आप बोल सकते हो कि ये रेवोल्यूशन वही चीज़ है कि जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है तो उस मोमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, जो अर्थ है रिवॉल्व करती है जब सन के चारों तरफ घूमती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए जो स्पीड है अर्थ की रेवोल्यूशन की, जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ जब घूमती है तब इसके जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में वो 30 किलोमीटर क्रॉस कर जाती है। अर्थ अगर पूरा देखा जाए रेवोल्यूशन का प्रोसेस कितने घंटे या कितने डेज में कंप्लीट करती है, तो अर्थ को कम से कम 365 डेज, साथ में 5 आवर्स 48 मिनट्स और 56 सेकेंड्स लगते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, यानी सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने में उसके इतने टाइम लग जाता है। बेसिकली आप देखते हो कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। तो ये बाकी जो 5 घंटे हैं, 48 मिनट्स हैं और 56 सेकंड्स हैं, ये कहाँ जाते हैं। तो देखिए जो टेकन अर्थ को जो टाइम लगता है चारों तरफ घूमने में, इसी को हम ईयर बोलते हैं, यानी जितनी भी टाइम लग रहा है 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स 56 सेकेंड्स, तो बेसिकली इसको कॉमनली हम एक साल बोल देते हैं कि एक साल लग जाता है। अच्छा, जो रेवोल्यूशन है अर्थ का इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो इसको हम रेवोल्यूशन को एनुअल मोशन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ हाईलाइटेड करना भूल गई, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको एनुअल मोशन भी कहते हैं क्योंकि साल है ना, पर ईयर वाला है, तो ईयर को हम एनुअल बोलते हैं। जैसे आपका एनुअली रिपोर्ट कार्ड आता है, तो यही है कि इसको हम बोलते हैं एनुअली मोशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, इसके बाद हम क्या काउंट कर रहे हैं, डेज कितने हो जाएंगे ईयर में, तो हम बेसिकली काउंट करते हैं कॉमनली 365 डेज हम काउंट करते हैं। तो मैंने आपको जो बोला था कि 5 घंटे 48 मिनट्स 56 सेकंड्स कहाँ गए, तो ये आपके इसको हम काउंट करते हैं 6 आवर्स। देखिए, द बैलेंस ऑफ अबाउट 6 आवर्स इज कंप्यूटेड टू 1 एक्स्ट्रा डे आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो ये कॉमनली जो 5 आवर्स 48 मिनट्स है और 56 सेकंड्स है, इसको हम 6 आवर्स मानते हैं टोटल। और इसको हम कब ऐड करते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा डे के तौर पे हर 4 साल, यानी हर एक 4 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको 6 आवर्स को मिला के इसके साथ ऐड कर देते हैं और एक दिन अलग से एक दिन बनाते हैं, ठीक है। ये जो एडिशनल डे जो होता है मंथ का, ये फैब में हम ज्वाइन करते हैं उस ईयर में, इसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं। ए मंथ मतलब कि 4 साल बाद जो चौथा नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और उस टाइम पे फरवरी के महीने में आप जनरली देखो तो 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। और इसका मतलब उस साल में पूरे के पूरे साल में टोटल जो डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। तो वही चीज़ है कि इस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अर्थ जो है जब ये एक पाथ अलोंग करता है, ठीक है, द पाथ अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है तो एक पाथ होता है, ठीक है, एक लाइन कह सकते हो जिस पे ये चलती है, मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, जो कि फिक्स्ड होता है। अब इसको आप समझ सकते हो जैसे कि रोड्स पे आपने देखा होगा कि बसेस, अगर मान लीजिए कोई रूल बन जाए कि बसेस जो है इसी लाइन में चलेंगी, ठीक है, और जैसे आप स्कूल में भी देखते होगे, आपकी जब असेंबली होती है तो आप लाइंस बनाते हो, ठीक है, और आप उसी लाइन में मूव करते हो, क्लास 6 स्टैंडर्ड की कौन सी लाइन है या 7th ग्रेड की कौन सी लाइन है, उसी में आप खड़े होते हो, उसी में मूव करते हो, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ की भी देखिए अपनी एक लाइन होती है, जब ये मूव करती है रिवॉल्व, मतलब चारों तरफ जो सन के चक्कर काटती है, तो उस टाइम ये एक लाइन, एक पाथ होता है, उसी पे ये चक्कर काटती है, फिक्स होता है वो पाथ, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अच्छा, आप क्या है नेक्स्ट लाइन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मिनिमम। अब ये याद रखिएगा कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा जब कम होता है तो अर्थ इज सेड टू बी इन पेरीहेलियन, वेयर पेरी मीन्स नियर और हेलियोस मीन्स द सन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि पेरीहेलियन क्या है। तो जिस दिन जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहता है, यानी बहुत दोनों आपस में बहुत पास रहते हैं, तो उसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर 4 जनवरी, हर साल 4 जनवरी को ये डे होता है, जिस दिन जो अर्थ और सन का जो आप डिस्टेंस देखोगे वो बहुत ही कम होता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, जब अर्थ और सन का डिस्टेंस बहुत मैक्सिमम होता है, यानी बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको एपहेलियन बोलते हैं। एप का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम
और हेलोस मतलब होता है सन, यानी सन से जब दूर, सबसे ज़्यादा दूर जब अर्थ होती है तो उसको बोलते हैं एफेलियन। और ये पोजीशन होती है 4 जुलाई को, यानी हर साल 4 जुलाई के दिन आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो बहुत दूर दूर होता है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन, यानी जो अर्थ का रेवोल्यूशन अभी तक हमने पढ़ा इसके क्या परिणाम होते हैं, यानी क्या इसके रिजल्ट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा जो वेरिएशन होता है लेंथ ऑफ डे और नाइट में, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ की किसी हिस्से में हीट बहुत ज़्यादा सरफेस पे मिलती है अर्थ के, और कहीं पे बहुत कम ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है। साथ ही जो मौसम बदलते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो वो सिंपली जो है वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ये सारे काम होते हैं। अच्छा, फेनोमेना क्या है सीज़न का, यानी जो सीज़न जो मौसम बदलते हैं वो कैसे और क्यों बदलते हैं, तो हमें पता है कि रेवोल्यूशन की वजह से बदलते हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमें अच्छे से पता है कि अर्थ को एक चक्कर काटने में सन के टोटल जो टाइम लगता है वो 365 ठीक है, 14 डेज इसको टोटल लग जाते हैं, और आप कह सकते हो अप्रोक्स 1 ईयर लग जाता है। इसी वजह से इसका जो पीरियड है, टोटल पीरियड अगर साल में देखा जाए तो 4 सीजन्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। यानी 4 तरह के मौसम यहाँ पाए जाते हैं। पहला है स्प्रिंग, सेकंड है समर, थर्ड है ऑटम और फोर्थ है विंटर। ठीक है, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, समर यानी गर्मी, और ऑटम पतझड़, और विंटर जो है आपका यानी ठंडी वाला मौसम। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है, तो चेंज ऑफ सीजन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो जो चेंज हो रहे हैं, सीजन जो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो उस वजह से सीजन में चेंज हो रहा है। साथ ही देखिए द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसके साथ ही जो सीजन में चेंज हो रहा है वो रेवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से भी हो रहा है, और जो अर्थ एक्सिस, जो इंक्लिनेशन वाला अर्थ एक्सिस है उसकी वजह से भी चीज़ हो रही है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा सोलेस्टाइज क्या है, इक्विनेक्स क्या है। तो देखिए सोलेस्टाइज क्या है, जब मिड डे सन जो होता है वो वर्टिकली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द लॉन्गेस्ट इज इन दैट हेमिस्फीयर। तो सोलेस्टाइज वो डे होता है जब सन जो है बहुत ही वर्टिकली, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जब सन जो है वो बहुत ही वर्टिकली शाइन करता है, और जिसकी वजह से जो डे जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है उस हेमिस्फीयर में, इसको बोलते हैं सोलिस्टियस। इसके बारे में और आगे जानेंगे। इक्विनिक्स क्या होता है, तो इक्विनिक्स वो दिन होता है, वो डे होता है जब जो मिड डे सन है, जो सन है वो शाइन वर्टिकली ओवरहेड इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा उस दिन वो शाइन कर रहा है वर्टिकली, एकदम उसकी सारी सनरेज जो है इक्वेटर पे पड़ रही है, जिसकी वजह से जो लेंथ ऑफ डे और नाइट होगी वो इक्वल ड्यूरेशन में होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो डे और नाइट का प्रोपोर्शन देखोगे वो इक्वली होगा। द वर्ड इक्विनिक्स स्टैंड्स फॉर इक्वल नाइट्स, तो इक्विनिक्स का मतलब ही होता है कि इक्वल नाइट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, तो देखिए ये है पूरा आपका सोलेस्टियस और इक्विनिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, किस किस दिन आपको इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि 21 जून जो है ये समर सोलिस्टियस है। ठीक है, तो 21 जून जो है वो समर सोलिस्टियस है। इसके बाद देखिए 22 दिसंबर जो है ये विंटर सोलिस्टियस है। 21 जो मार्च है वो स्प्रिंग इक्विनेक्स है, और 23 सितंबर को जो है वो ऑटोमिनल इक्विनेक्स है। यानी इन पर्टिकुलर डेज पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा सोलिस्टियस और इक्विनेक्स। ठीक है, जहाँ पे किस तरह से जो सन है वो वर्टिकली बहुत ही ज़्यादा सन रेज देता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर में, और याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो ये पर्टिकुलर डेट है जहाँ पे आपको ड्यूरेशन जो है डेज का किस तरह से ज़्यादा मिलेगा, या फिर इक्विनेक्स में आप देखोगे तो डे और नाइट जो है किस तरह से आपको इक्वल मिलेंगी, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिकली वही है, इंक्लिनेशन पॉइंट की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं समर सोलिस्टियस, और अच्छे समझते हैं। तो देखिए जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे समर सोलिस्टियस में जो नॉर्थ पोल है इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन, यानी समर सोलिस्टियस के टाइम पे जो नॉर्थ पोल होता है अर्थ का वो सन के टूवर्ड्स यानी सन की तरफ झुका हुआ होता है, इंक्लाइंड होता है, थोड़ा झुका हुआ आता है। वाइल द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, और जबकि साउथ पोल जो होता है वो दूर होता है। तो मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल उसके तरफ झुका हुआ है तो यानी सन की ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है वो कहाँ पड़ेगी, वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पोल में पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई कि जो रेज होंगी सन की वो एकदम वर्टिकली पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो लार्ज पोर्शन जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का होगा वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट भी जो है वो वहाँ पहुँचेगी सन की। तो इसी वजह से यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, जो कब अकर होती है, तो ये 21 जून
नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात जो होती है वो छोटी होती है। विंटर सोलिस्टियल में आप देखिए, विंटर सोलिस्टियस में थोड़ा सा अपोजिट कर दीजिए, साउथ पोल थोड़ा झुका हुआ आता है सन की तरफ और नॉर्थ पोल थोड़ा दूर होता है सन से। इसी वजह से साइड जो सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मैंने आपको बोला था कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, तो वहाँ पे सारी रेज पड़ती हैं और इसी वजह से लार्ज पोर्शन जो सदर्न हेमिस्फीयर का होता है उसको हीट और लाइट ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं नाइट्स की कंपेरिजन सदर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस दिन होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद है स्प्रिंग और ऑटमनल इक्विनेक्स। तो 21 मार्च और 23 जो सितंबर है, यहाँ इस दिन जो रेज होती हैं सन की वो वर्टिकली पड़ती हैं इक्वेटर पे, और जब इक्वेटर पड़ती हैं वर्टिकली तो इट मीन्स इक्वेटर का एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेज वहाँ पे लाइट जो होती है वो उसको मिलती है। तो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है वो एक इक्वल डिस्टेंस पे ही दूर होता है, ठीक है, सन से, क्योंकि इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो हाफ में बांट रही है, ठीक है, डिवाइड कर रही है हाफ प्रोपोर्शन में। तो इट मीन्स अगर इक्वेटर पे पड़ रही है तो जितनी लाइट पड़ रही है तो उसकी वजह से सेम ही इक्वल लाइट और जो हीट है वो मिलेगी नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, इक्वली डिस्टेंस रहेगा। डेज और नाइट्स जो होती हैं वो इक्वल ड्यूरेशन, क्योंकि इक्विनेक्स आपको याद होगा इक्वल वर्ड के लिए यूज़ हो रहा था, तो डेज और जो नाइट्स होंगी वो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इक्वल ड्यूरेशन में ही होंगी। इट इज़ नाइदर, साथ ही जो गर्मी और ठंड देखेंगे तो वो भी ज़्यादा ना गर्मी होगी और ना ज़्यादा ठंड होगी दोनों ही हेमिस्फीयर में। इसके बाद देखिए जो द नॉर्थन हेमिस्फीयर, देखिए जो HE है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ पे द ही है। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग का मौसम यहाँ पे 21 मार्च को आता है और ऑटम सीजन जो है वो 23 सितंबर से शुरू होता है। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे इसका अपोजिट कर दीजिए। इसके बाद देखिए जो 22 मार्च है, इस दिन वास्तव में आप देखोगे तो देखिए फिर से एक बार ये जो HE आया है विथ न्यू ईयर से पहले, इसको इग्नोर करिएगा, दाई है। तो 22 जो मार्च है न्यू ईयर डे जो है इंडियन नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 मार्च से ही आपका जो न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इंडियन अगर नेशनल कैलेंडर आप फॉलो करो तो उसके हिसाब से जो हमारा न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। तो ये था आपका सारा सिस्टम जिसकी वजह से जो मोशंस ऑफ द अर्थ है कि मूवमेंट की वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये सारे यहाँ से आपके देखिए जितने मैंने पॉइंट्स हाईलाइटेड करें वहीं से आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेसिकली आपको इसमें यही याद करना है, आपको याद करना है रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होता है। आपको याद रखना है कि रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से किस तरह से डेज और नाइट्स जो हैं साल में कितने दिन होते हैं, रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रही है तो सन मून और अदर हेवनली बॉडीज़ हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। साथ ही आपको याद रखना है सॉलिस्टियर्स क्या होता है, इक्विनेक्स क्या होता है, कितने मौसम होते हैं और किस किस डेज में आप पेरीहेलियन होता है एपहेलियन होता है वो आपको याद रखने हैं। साथ ही ये जितने भी 21 मार्च है 23 सितंबर है ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो आपको याद रखनी है। सो थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए और भूलिएगा मत जो साइंस का चैनल है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जल्दी से जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी नोट्स की हेल्प से, साथ ही पिक्चर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।